नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित गोधन न्याय योजना की राशि अंतरण कार्यक्रम में पशुपालन ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और इसी के साथ गौठान समितियों को 3,93,00,000 रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की, जिसमें 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक राज्य के गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से गौठान न्याय योजना के तहत क्रय किए गए गोबर के एवज में 2,63,00,000 रुपए भुगतान और इसी के साथ में गौठान समितियों को 79 लाख और महिला समूहों को 51 लाख रुपए की राशि शामिल की। मुख्यमंत्री इस अवसर पर गौठान मैप ऐप का भी शिलान्यास किया और इस ऐप के माध्यम से गौठान के संचालित समस्त गतिविधियों जैसे कि गोबर खरीदी, भुगतान, गौठान से जुड़ी महिला और स्वयं सहायता समूह की आय गतिविधियों के तहत उत्पादित सामग्री शामिल है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के शैलेंद्र नगर में पूर्व विधायक वल्याणी के पार्थिव देह पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने वल्याणी के पार्थिव देह को कंधा दिया और नंगे पैर ही प्रेम प्रकाश आश्रम तक उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वल्याणी आर्थिक मामलों के अच्छे जानकार थे। उनसे हमेशा आर्थिक मामलों और योजनाओं को तैयार करने में सलाह मशवरा होता था। इस दौरान सीएम ने पुराने कार्यों का भी जिक्र किया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और इसी के साथ में पूर्व विधायक वल्याणी का निधन हो गया और इसके पार्थिव देह पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने सीएम भूपेश बघेल पहुंचे और इसी के साथ में सीएम भूपेश बघेल ने वल्याणी की पार्थिव देह को भी कंधा दिया और इसी के साथ में वो उनकी अंतिम यात्रा में भी शामिल हुए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की शिकायत की है। पत्र में गहलोत ने बिजली परियोजनाओं को आवंटित ब्लॉकों से कोयला उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार से मंजूरी में देरी मिलने को लेकर सोनिया गांधी से हस्तक्षेप करने की मांग की है। पत्र में सीएम गहलोत ने आगे लिखा कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार राजस्थान सरकार को आवंटित कोयला ब्लॉकों में खनन के लिए मंजूरी नहीं दे रही है, जिससे बिजली उत्पादन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पत्र में गहलोत ने कहा कि छत्तीसगढ़ में राजस्थान को आवंटित परसा कोयला खदान में खनन परमिट नहीं मिलने से 4,340 मेगावाट बिजली उत्पादन ठप है। केंद्र की ओर से राजस्थान को परसा पूर्व, कांटे एक्सटेंशन और सरगुजा में 1,136 हेक्टेयर की कोयला खदानें आवंटित की गई हैं, लेकिन लंबे समय से इसकी मंजूरी नहीं मिल रही है। दरअसल आपको बता दें, पर्यावरण मंजूरी के दूसरे चरण के लागू होने के कारण राज्य की पंचायतों से अनुमति लेनी पड़ती है और इसके लिए छत्तीसगढ़ को पहल करनी होगी। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन की कार्यवाही नए विधायकों की शपथ और दिवंगतों को श्रद्धांजलि के बाद स्थगित कर दी गई। अब सदन की बैठक 21 दिसंबर से सुबह 11 बजे होगी। इससे पहले विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में तय हुआ कि सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से हर्जाना वसूलने वाले कानून को इसी सत्र में पेश किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सदन की कार्यवाही शुरू होने पर नए विधायकों को शपथ के लिए बुलाया। रेगांव विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित कल्पना वर्मा, जोबट से सुलोचना रावत और पृथ्वीपुर के विधायक शिशुपाल सिंह यादव को शपथ दिलाई गई। इसके पहले सत्ता और विपक्ष के नेताओं ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भाग लिया। इसके बाद पत्रकारों से चर्चा में सरकार ने प्रवक्ता और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दावा किया कि सरकार किसी भी मुद्दे को चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार इसी सत्र में सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से हर्जाना वसूलने वाला विधेयक भी पेश कर रही है। पिछले हफ्ते विधेयक को राज्य कैबिनेट ने मंजूर किया था। इसके तहत संपत्ति को हुए नुकसान पर हर्जाना वसूलने के लिए प्रक्रिया तय की गई है।
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। गृह मंत्री ने कहा कि राहुल बाबा और चाचा दिग्विजय सिंह का मूल उद्देश्य ही हिंदू और हिंदू धर्म को अपमानित करना है और साथ ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताते हुए क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। राहुल गांधी जी हिंदू और हिंदुत्व पर उठाते हैं, हमारी जातियों पर उठाते हैं। आपने कभी सुना कि मुगल के डीएनए के बारे में उनने कुछ कहा, मुगल या मुगलिया के बारे में कुछ कहा, फारसी के बारे में कहा, क्रिश्चियन के बारे में कहा? ये सिर्फ बार बार हिंदू की ही जिक्र क्यों करते हैं, हमारी जातियों की क्यों करते हैं? क्योंकि ये चाहते हैं कि हिंदू बट जाए। पीड़ा उनकी यही है सिर्फ, और राजनीति भी उनकी अब यहीं तक रह गई। मुनव्वर फारूकी का शो हुआ अभी मुंबई में, तो उसको लेकर दिग्विजय सिंह जी ने बधाई दी है आयोजनकर्ताओं को। जो भी व्यक्ति हिंदू देवी देवता का अपमान करे, हिंदू धर्म पर कटाक्ष करे, हिंदुओं पर कटाक्ष करे, उसको दिग्विजय सिंह बधाई देंगे ही। मूल उद्देश्य तो गुरु चेले का वही है ना, बाबा का और चचा का। अच्छा, बीडी शर्मा जी ने क्या गलत कहा था, इसको स्पष्ट तो करें। हमारे माननीय मंत्री भूपेंद्र सिंह जी ने क्या गलत कहा है? और सीएम ने तो कुछ कहा ही नहीं था, उन्हें ही नोटिस दे दिया। कुछ तो भी अपनी गलती को छुपाने के लिए कर रहे हैं। भाई अदालत में आप ही गए थे ना, इसीलिए तो ये विषय आया। आपको चुनाव में जाना था, अदालत में चले गए। जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है, जनता की अदालत में जाके जीत के आते। पर कांग्रेस को मालूम है कि वो जीत सकती नहीं है, इसलिए अदालत गई। उनके कांग्रेस के स्पोक पर्सन गए, कांग्रेस के राज्यसभा के सदस्य गए, इसीलिए तो ये विषय उत्पन्न हुआ। आज से 25 तारीख तक देश भर में गुड गवर्नेंस डे मनाया जाएगा और इसके तहत हमारा जनता की समस्याओं का निराकरण करना, प्रशासन को जनता के प्रति उनके दायित्वों का गंभीरता पूर्वक बोध कराना, जन समस्याओं का निराकरण करना, ये इसका मूल मकसद, सरकार का मूल मकसद है। इसको हमें विकास के सर्वांगीण और सर्वव्यापी बनाने के लिए इस कार्यक्रम को 25 तक मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पर जमकर राजनीति देखने को मिल रही है। इस पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के नेताओं की प्रतिक्रिया पर कहा कि मानहानि के लिए 10 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, लेकिन प्रदेश में 5 करोड़ पिछड़ों को क्या मिलेगा। इसी के साथ मध्य प्रदेश लोक और निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी की वसूली विधेयक 2021 पर क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। 10 करोड़ तो मान लो तनखा जी की मानहानि का मिल जाएगा, लेकिन उसका क्या जाएगा जो करोड़ों करोड़ लोगों का, 5 करोड़ लोगों का आपने अपमान कर दिया, पीठ में छुरा घोंप दिया। उन नागरिकों का क्या होगा, पिछड़ों का, जिनके साथ उनने ऐसा किया। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, आग लगाते हैं, पत्थर फेंकते हैं। ये विधेयक कल अथवा परसों हाउस में आएगा और उस पर चर्चा होगी। आज कार्य मंत्रणा में उस पर समय निर्धारित हुआ है और उसके बाद में ये कानून मध्य प्रदेश में बन जाएगा। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 20 नए मरीज मिले हैं। इनमें से सबसे अधिक भोपाल में 8 मरीज सामने आए हैं। इंदौर में 7 और सागर में 5 मरीजों को कोरोना होने की पुष्टि हुई है। अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 184 हो गई है। 2 हफ्ते पहले प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 140 के आसपास बनी हुई थी। इस वजह से लगातार बढ़ोतरी चिंताजनक है। 13 दिन बाद कोरोना से एक मौत की भी पुष्टि हुई है, जो सागर में हुई है। मध्य प्रदेश में 7,93,000 मरीज कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 7,82,000 लोग ठीक हो चुके हैं। रविवार को भी 17 मरीज ठीक हुए। रिकवरी रेट 98 से अधिक बना हुआ है। रविवार को भी 51,000 सैंपल की जांच हुई, 20 पॉजिटिव निकले हैं। भोपाल में यूके से लौटी 19 वर्षीय छात्रा पॉजिटिव मिली है। इनमें पहले यूएस से आई एक 22 साल की छात्रा पॉजिटिव मिली थी। विदेश से लौटे 6 लोग अब तक शहर में पॉजिटिव मिल चुके हैं। सभी के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। इनमें से किसी को भी गंभीर लक्षण नहीं है। वहीं अब तक किसी के भी ओमिक्रॉन वेरिएंट से इन्फेक्ट होने की भी सूचना नहीं है।
कोरोना के क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में 20 नए प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के आए हैं। इनमें से 8 इंदौर के और 7 भोपाल के हैं। 17 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों और गंतव्य की ओर गए हैं। 184 एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के वर्तमान में हैं, जबकि संक्रमण दर हमारी 0.04% है और रिकवरी दर हमारी 98.6 पर स्थिर बनी हुई है। कल 56,772 सैंपल संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के लिए गए। छत्तीसगढ़ में विदेशों से आवाजाही के बीच कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की आशंका बरकरार है। रायगढ़ में एक ऐसे व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई जो कनाडा से लौटा है। स्वास्थ्य विभाग ने यह नमूना जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भुवनेश्वर भेजा। प्रदेश में 27 नवंबर से 18 दिसंबर तक 1000 से अधिक लोग विदेशों से आ चुके हैं। उनमें से 6 लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया है। बिलासपुर के 2 मुसाफिरों की जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट भी आ चुकी है। उनमें से ओमिक्रॉन वेरिएंट की मौजूदगी नहीं मिली है, लेकिन अभी तक 4 नमूनों की रिपोर्ट का इंतजार है। प्रशासन का दावा है कि उन्होंने विदेशों से लौटे लोगों को होम क्वारंटीन कर दिया है। उनके संपर्क में आए लोगों की भी जांच की गई है। छत्तीसगढ़ में रविवार को 11,183 नमूनों की जांच हुई, जिनमें से 21 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। सबसे अधिक 9 मामले रायपुर में सामने आए हैं। उनके बाद रायगढ़ में 5 और दुर्ग जिले में 3 नए मामलों की पुष्टि हुई है। रविवार को कोरोना से किसी की मौत की रिपोर्ट सामने नहीं आई। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज इंदौर में भी श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि दीक्षांत के उपरांत समाज सेवा का संकल्प लेकर अपने जीवन की शुरुआत करें। यदि हम केवल अपने लिए जीते हैं तो वो जीवन का उद्देश्य नहीं है। मानव सेवा और समाज सेवा का संकल्प लेकर विद्यार्थी अपने जीवन की शुरुआत करें। उन्होंने समारोह में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल और अन्य विद्यार्थियों को उपाधि का वितरण भी किया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर भरत शरण सिंह, विश्वविद्यालय के चांसलर पुरुषोत्तम दास और वाइस चांसलर डॉक्टर उपेंद्र धर मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रमुख हिंदू नेता डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने रावण भाटा मैदान में आयोजित राष्ट्रीय बजरंग दल के त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम में कहा कि जिस तरह इस्लामिक देश सऊदी अरब में तबलीगी जमात को प्रतिबंधित किया गया है, ठीक उसी तरह से भारत में भी उसे प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है। डॉक्टर तोगड़िया ने युवाओं को देश, धर्म, संस्कृति और इसी के साथ में संस्कृति की रक्षा का संकल्प कराते हुए केंद्र सरकार से मांग की कि भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रवीण भाई तोगड़िया ने रावण भाटा मैदान में एक आयोजित कार्यक्रम में कहा कि जिस तरह से इस्लामिक देश सऊदी अरब में तबलीगी जमात को प्रतिबंधित किया गया है, ठीक उसी तरह से भारत में भी उसे प्रतिबंधित करना चाहिए। और इसी के साथ में तोगड़िया ने युवाओं को देश, धर्म, संस्कृति की रक्षा करने का संकल्प लेने की बात कही और साथ ही केंद्र सरकार से मांग की कि भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में घटे लिंगानुपात के लिए स्वास्थ्य विभाग ने खुद को जिम्मेदार माना है। विभाग ने अपने प्रदेश स्तरीय रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्य में संचालित निजी अस्पताल, नर्सिंग होम और अल्ट्रासाउंड केंद्रों में पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 के तहत नियमित जांच नहीं होने से लिंग परीक्षण और भ्रूण हत्याएं बढ़ी हैं। आपको बता दें कि प्राकृतिक रूप से लिंगानुपात कभी घटता नहीं। ऐसे में इस तरह की अवैधानिक गतिविधियों के लिए इसके लिए जिम्मेदार है। विभाग के मुताबिक वर्ष 2021 में राज्य के कुल 772 केंद्रों में से सिर्फ 290 की औपचारिक जांच रिपोर्ट दी गई है। इनमें से किसी में भी
अनियमितता नहीं पाई गई। वहीं नियम के मुताबिक केंद्रों में जांच की नहीं हुई है और रिपोर्ट के बाद पीसीपीएनडीटी की राज्य टीम ने महासमुंद और बिलासपुर के 3 केंद्रों की औचक जांच में वहां लिंग परीक्षण और भ्रूण हत्या की गतिविधियां पाई गई हैं। इधर पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं करने पर सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखकर जवाब मांगा है। वक्त हो गया है ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। डॉक्टर बनकर मरीजों की सेवा करने का सपना देखने वाले विद्यार्थियों में तमाम विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं। चिकित्सा शिक्षा की महंगी फीस उनमें से कई विद्यार्थियों की राह में रुकावट लाती है और उनके सपने अधूरे ही रह जाते हैं। लेकिन अब ऐसे छात्र छात्राओं के सपनों को साकार करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने पढ़ाई की फीस घटाकर छात्र छात्राओं को दी है एक अनोखी सौगात। यही नहीं, प्रदेश सरकार इसी शैक्षणिक सत्र यानी 2021-2022 से MBBS कोर्स की कम की गई फीस की व्यवस्था लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में हाल ही में प्रदेश सरकार ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नॉन बॉन्डेड MBBS कोर्स की फीस 4 लाख रुपए प्रति वर्ष से घटाकर 1,45,000 रुपए प्रति वर्ष निर्धारित की है। प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार घटाई गई फीस को मौजूदा शैक्षणिक सत्र से लागू किया जाएगा। इस कल्याणकारी कदम से प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में इस सत्र में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों के अलावा पहले से अध्ययनरत छात्र छात्राओं को भी बड़ी राहत मिली है। सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद पूरे देश में उत्तराखंड ही एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जहां सबसे कम फीस में होगी MBBS की पढ़ाई। उत्तराखंड सरकार के मजबूत इरादों में है दम। MBBS की महंगी फीस अब हुई आधे से भी कम। विकल्प रहित संकल्प, नए इरादे, युवा सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तर भारत के पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने मध्य प्रदेश में ठिठुरन बढ़ा दी है। पंचमढ़ी में रात का पारा 0 से नीचे चला गया। यहां रविवार रात का पारा -0 डिग्री दर्ज हुआ। सुबह पेड़ पौधों और बाहर खड़ी गाड़ियों पर बर्फ की परत जमी दिखी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे ठंड से राहत की उम्मीद नहीं है। ठंडी हवाएं और तेजी के साथ चल सकती हैं और विभाग ने लोगों के लिए कई परत वाले ऊनी कपड़े पहनने की सलाह दी है। मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि इस बार 10 साल में पहली बार भोपाल और प्रदेश में रिकॉर्ड ठंड पड़ रही है। इससे पहले 2014 में तापमान माइनस में गया था। तब 29 दिसंबर 2014 को तापमान पंचमढ़ी में ही -1.6 चला गया था। ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के पीछे आकार ले रही महाकाल रुद्र सागर एकीकृत विकास दृष्टिकोण यानी कि मृदा परियोजना का पहला चरण 2 महीने में पूरा हो जाएगा। इसी के साथ रुद्र सागर की तरफ महाकाल मंदिर प्रवेश के लिए बनाया गया रास्ता श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। महाशिवरात्रि तक महाकाल मंदिर क्षेत्र 8 गुना बड़ा, खूबसूरत और सुविधाजनक हो जाएगा। श्रद्धालु नए द्वार से महाकाल मंदिर में प्रवेश करेंगे। भीतर उन्हें महाकाल मंदिर क्षेत्र 8 गुना बड़ा नजर आएगा। यहाँ पुरातन स्वरूप में 127 से ज्यादा शिव और अन्य देवी देवताओं की विशाल मूर्तियां देखने को मिलेंगी। 920 मीटर लंबा
पाथवे भी मिलेगा, जिसके एक ओर 108 आकर्षक खंबे, दूसरी ओर इतनी ही लंबी लगभग 15 फीट ऊंची दीवार पर शिव महापुराण में उल्लेखित देवी देवताओं के भित्ति चित्र भी देखने को मिलेंगे। सप्तऋषि और नवग्रहों की मूर्तियां देखने को मिलेगी। इसी के साथ में रुद्र सागर का पानी स्वच्छ देखने को मिलेगा। सभी काम अंतिम चरण में जा पहुंचे हैं। नगरीय विकास और आवास विभाग के प्रमुख सचिव मनीष सिंह और कलेक्टर आशीष सिंह ने स्मार्ट सिटी कंपनी के इंजीनियरों को निर्देश दिए कि वे हर हाल में 15 फरवरी से पहले मृदा परियोजना का पहला चरण पूरा कराएं। महाकाल थाने के पास स्थित प्राचीन महाकाल द्वार का जीर्णोद्धार और बेगम बाग में स्मार्ट रोड निर्माण का काम भी मृदा प्रोजेक्ट के पहले चरण में पूरा कर लिया जाएगा। ये भी बात सामने आई कि तकरीबन 250 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण फरवरी में होगा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के नगरपालिका की लापरवाही का नतीजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। वहीं करोड़ों रुपए को खर्च करने के बाद भी लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। आपको बता दें कि शिवपुरी शहर के लिए पानी मुहैया कराने के लिए मड़ीखेड़ा डैम के पानी की पाइपलाइन डाली गई थी, जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। शिवपुरी शहर के कई वार्डों में पिछले 15 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं हो गई है, जिसके लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पानी के लिए लोग नगरपालिका के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन नगरपालिका प्रशासन लोगों की समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है। नगर पालिका में इसलिए आए हैं कि वार्ड क्रमांक 18, 19, 20, 21 और 22, 9 नंबर और 26 नंबर एक राघव नगर की टंकी है, जो पिछले 15 दिनों से है ना पानी की पाइपलाइन नहीं जोड़ पा रहे। श्रीमती यशोधरा जी इतना प्रयास कर रही हैं और उन्होंने ये मड़ीखेड़ा का पानी लाने के लिए, शहर में लाने के लिए काफ़ी प्रयास किए, लेकिन ये जो प्रशासन है ये इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। 15-15, 20-20 दिन तक आदमी की लाइनें फूटी पड़ी हुई हैं, पानी नहीं मिल पा रहा। आदमी ने 8-8, 10-10 हज़ार रुपये जमा करके 2-2 रुपये सैकड़ा पे, 3-3 रुपये सैकड़ा पे पानी भरने के लिए उन्होंने पैसे लिए, कनेक्शन करवाए, लेकिन पानी पर्याप्त रूप से नहीं मिल पा रहा लोगों को। क्या कारण है पानी न मिलना, बताया? कारण ये मॉनिटरिंग सही ढंग से नहीं कर रहे, आए दिन फूट रही हैं, लाइनें सही नहीं डली। कई कह रहे हैं वो ठेकेदार का पेमेंट नहीं हुआ, ठेकेदार भाग गया, नगर ठेकेदार भाग गया तो ठेकेदार जोड़ेगा तो ठेकेदारी। हाँ, नगर पालिका में कई बार हम आवेदन लगा चुके हैं, 181 में भी कह चुके हैं, लेकिन पानी की समस्या यथावत बनी हुई है। अब जैसे अभी चालू भी हो जाता है तो जैसे कि 2 या 3 बार सप्लाई लगातार दे देते हैं, वो भी एक 2 कंटिन्यू उसके बाद फिर वही 10-12 दिन का गच्चा मार जाती है। क्या बोलते हैं पानी का, अगर गच्चा मतलब क्यों एकदम ये पाया था पानी, क्या कहते हैं ये? वो ये बताते हैं कि पाइपलाइन फूट गई है, कहीं से कहीं आगे से फूट गई है, कहीं सदनवाड़े साइड में है कि या कहीं कहीं टर्न पे जहाँ से टर्न लेती है, कहीं नीला चौराहे तरफ या कहीं आदर्श कॉलोनी में, कहीं खेड़ापति पे। लगभग 12 वर्ष पूर्व शिवपुरी वासियों को पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए सिंध जलावर्धन योजना का शुभारंभ हुआ था, लेकिन 12 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी लोगों को पानी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। उसका कारण सिंध जलावर्धन योजना में किया गया भारी भ्रष्टाचार भी सामने निकल कर आ रहा है। क्योंकि जिस सिंध जलावर्धन योजना में जिन पाइपों का इस्तेमाल किया गया था, वो पाइप इतने घटिया क्वालिटी के थे कि जब भी इनमें पानी सप्लाई किया जाता है वो कहीं ना कहीं से लीकेज हो जाते हैं, फूट जाते हैं, जिससे लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। वहीं लोगों की माने तो आज भी कई वार्ड ऐसे हैं जिनमें पिछले 15 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं की गई है। ऐसा नहीं कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस बात से अवगत न कराया हो, लेकिन संबंधित अधिकारी भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। संबंधित अधिकारियों का कहना है कि ठेकेदार का पेमेंट ना होने की वजह से ये पाइपलाइन जो फूटी है उसमें सुधार नहीं किया जा रहा है। अब हालात ये हैं कि अभी कुछ दिन पहले सिंध जलावर्धन योजना की पाइपलाइन जो फूटी थी उसमें एक सड़क पर एक व्यक्ति नहाता हुआ नजर आया है। आप ये मान लें कि जब लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंचा तो हालात से समझौता लोग कर रहे हैं और रोडों पर बैठकर नहाकर ये जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को ये मैसेज दिया जा रहा है कि जब हमारे घरों तक पानी नहीं पहुंचेगा तो हम इसी तरह पानी का इस्तेमाल भी करना जानते हैं। कैमरामैन शाकिर के साथ ANB न्यूज़ के लिए जकी खान की रिपोर्ट। बालाघाट जिले के वारासिवनी में एनजीटी और कॉलोनाइजर के नियमों को ताक में रखते हुए अज्ञात बिल्डर द्वारा
तालाब किनारे कॉलोनी और सड़क का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसे स्थानीय जागरूक लोगों ने शिकायत कर रुकवा दिया है। देखने में आया कि कुछ लोग तालाब की पार से लगी नजूल की जमीन पर सीमेंट कंक्रीट रोड बना रहे हैं और पास में ही कॉलोनी निर्माण हेतु मटेरियल रखा गया है। जिसकी जानकारी ली गई तो पता चला कि बिल्डर द्वारा सड़क और कॉलोनी निर्माण के लिए नगर पालिका परिषद से कोई अनुमति नहीं ली गई है। शिकायत करने पर नपा अपने में काम रुकवा दिया और साथ ही सड़क निर्माण का काम चालू था। इस पर दोबारा से शिकायत की गई तो नपा के प्रभारी सीएमओ अमले के साथ मौके स्थल पर पहुंचे और काम रुकवाया और साथ ही मटेरियल की जब्त किया गया। वहीं नपा प्रशासक एसडीएम संदीप सिंह ने मामले को संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। संबंध में क्या कहना है आपका? वारासिनी वार्ड नंबर 14 में 2 तालाब हैं जो नगर पालिका परिषद के स्वामित्व में है। शंकर तालाब जो करीब 22 एकड़ का है और आमा तालाब जो करीब 19 एकड़ का है। ये तालाब नगर पालिका की संपत्ति है और ये तालाब जो हैं ये वारासिनी नगर के पेयजल समस्या के समाधान करने वाला प्रमुख स्रोत हैं। इनके तालाबों से जो जलधारा निकलती उससे यहाँ के कुएं जो हैं इसके किनारे के वो रिचार्ज होते हैं। गर्मी के दिनों में जब पानी का संकट होता है तब यहाँ के शहर के लोगों को पेयजल की पूर्ति इन्हीं कुओं के माध्यम से होती है। ये हमको जानकारी मिली थी कि आमा तालाब में उसके नीचे पहले कभी कृषि भूमि रही होगी, उसको समतल करके कुछ लोग वहाँ कानून। और इसी के साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।